हेलो बच्चों, कैसे हैं? मेरा नाम है हर्षित और वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस। और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पूरी बायोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। सबसे पहले 11 से स्टार्ट करेंगे, 12 की पढ़ेंगे, लेकिन एक एक चैप्टर को डीपली एनसीईआरटी की एक एक लाइन, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर जो नए नए आते हैं ना कि एक दिन में एक चैप्टर, एक घंटे में एक चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल जैसे स्कूल में चलता है, लेकिन स्कूल में हालांकि टीचर उतना अच्छा नहीं पढ़ाते, हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे, एक एक लाइन को समझ के पढ़ेंगे और अपनी लैंग्वेज में समझेंगे। ऐसा नहीं कि लिखा तो एनसीईआरटी में भी है, लेकिन वो समझ कहाँ आता है, इसलिए अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। आई होप कि आपको मजा आएगा मेरे साथ। सो स्टार्ट करते हैं। वेलकम आप सभी का। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी क्लासेस को। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी क्लासेस। राइटिंग ऊपर नीचे हो सकती है, पहली बार है इसलिए हो सकता है, आगे सही हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बायोलॉजी का, कि एक्चुअली में बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी एक साइंस का वर्ड होता है, और साइंस कहाँ से आई है इस चीज को भी हम देखते हैं कि साइंस एक्चुअली में आई है लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता दूं, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि लैटिन से लिया गया है, लैटिन में इसका ये मतलब होता है, ये वर्ड लैटिन से लिया गया है। ये बहुत सारी चीजें जो आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेंगी, केमिस्ट्री में भी मिलेंगी, बायोलॉजी में तो मैं आपको बताता ही चलूंगा। तो एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, क्यों हर चीज लैटिन से उठाई गई है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ एक ही मतलब होता है एक वर्ड का। जैसे अपने यहाँ बैट, बल्ला, बैट, चमगादड़, दोनों की मीनिंग वही है, दोनों का स्पेलिंग भी वही है, लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग है। समझ में नहीं आता कब किस चीज की बात हो रही है। ये ऐसा लैटिन में नहीं होता। लैटिन में क्या होता है, सिर्फ एक ही मतलब होता है, दूसरी चीज के लिए उसकी दूसरी मीनिंग होती है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो साइंस है वो मोस्टली लैटिन से ली गई है। ठीक है, तो लैटिन वर्ड ही है साइंटिया। हम लोग बात करेंगे, इसे साइंसिया भी कह सकते हैं या साइंटिया भी कह सकते हैं, जो आपको कहना है वो आप कह सकते हैं। और ये एक लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना, या आप कह सकते हैं कि नॉलेज। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉलेज या टू नो। तो इसी से साइंस लिया गया है। ठीक है, अब हमें साइंस में साइंस की बात नहीं करनी, बायो की बात करनी है, तो हम लोग आ जाते हैं बायोलॉजी में। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, समझ में आए कौन सी क्लास चल रही है। ठीक है, सबसे पहले हम टॉपिक की बात करते हैं बायोलॉजी, कि एक्चुअली में ये क्या है, कहां से आया है, किसने ये वर्ड दिया है और इसका क्या मतलब होता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सिंपल सी चीजें हैं, कुछ चीजें मैं आपको बताता चलूंगा, कुछ चीजें जो आपको समझाने लायक होगी मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने देखी नहीं हुई हैं। आपको टर्म आएंगे, सुनना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। जहां जरूरी होगा वहां मैं आपको फिगर पे डिस्कस करूंगा, लेकिन जहां चीजें समझने की हैं तो प्लीज आप लोग थोड़ा इमेजिन करते जाइए। बाकी मैं तो आपको इमेजिनेशन बहुत अच्छी करा ही दूंगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी एक डिफिनेशन के तौर पे अगर हम देखें, परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा कहती है कि बायोलॉजी इज द डिसिप्लिन व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म। इट इज द साइंस ऑफ लाइफ, यानी हमारे जीवन का साइंस ही बायोलॉजी है। हमारा जीवन कैसा है, वो लिविंग है, उसी की साइंस की स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी को, हमने कहा साइंस ऑफ लिविंग फॉर्म। तो एक्चुअली में नाम से ही हम लोग मतलब समझते हैं, बायोलॉजी का जो नाम होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है बायो, दूसरा होता है लॉगी।
जिसमें बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, और लॉगी का मतलब, ये टर्म आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये टर्म सिर्फ इसमें नहीं बहुत सारी चीजों में आएगा, और लॉगी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो लिविंग चीज की स्टडी दैट इज नोन एज द बायोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये टर्म किसने दिया था, कहां से ओरिजिनेट हुआ है। ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बायोस, यानी कि मैंने आपको बता दिया बायोस दैट इज बायोस लाइफ, जिसका मतलब होता है बायोस दैट इज लाइफ, और दूसरा लोगोस यानी कि स्टडी, ठीक है, ये इस चीज से आया है, इसका मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी आपकी इस ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको हम लोग लाइफ साइंस भी कहते हैं, लाइफ साइंस या बायो साइंस। कई बार जब आप अमेरिका में जाएंगे या कहीं बाहर सिटी में जाएंगे पढ़ने के लिए, तो वहां पर आपको बायोलॉजी कहते हुए नहीं आपको समझ में आएगा, नजर आएगा, आपको नजर आएगा लाइफ साइंस, कि क्या पढ़ रहे हैं, किसका सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट लिया है, तो वो लोग नॉर्मली कहते हैं लाइफ साइंस लिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड लाइफ साइंस। ठीक है, इसको हम लोग लाइफ साइंस भी कहते हैं। फिर बात करते हैं द फर्स्ट मेजर बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय एंशिएंट ग्रीक नेचुरलिस्ट दैट इज एरिस्टोटल। हम लोग बहुत पुरानी बातें करते हैं, और बहुत पुरानी कब की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे 384 से 322 बीसी। अब ये बीसी क्या होता है, ये बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट। हम लोग किसी भी चीज को लिखते हैं तो बहुत पुरानी चीज लिखने के लिए उसमें बीसी टर्म का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द बिफोर क्राइस्ट। यानी कि यीशु मसीह के जन्म से पहले की बातें हम लोग कर रहे हैं। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं 384 से 382 बीसी की। यहां एक साइंटिस्ट थे दैट इज नोन एज एरिस्टोटल, ठीक है। इन्हें हम लोग हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं, ठीक है, अरस्तु कहते हैं बच्चों। अब बात करें बायोलॉजी को कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया है। तो एक्चुअली में ये जो एरिस्टोटल है, मैंने इनको क्यों कहा, इनको हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं या फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, ये फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, और ऑल्सो फादर ऑफ जूलॉजी। ये टर्म कुछ इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इनको हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। तो यहां से हम लोग थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजी को फर्दर जो है डिवाइड किया गया है दो भागों में। आपने सुना होगा बॉटनी और जूलॉजी, और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूं कि बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला भाग है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। अब अगर हम जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी भी दो भागों में डिवाइड होता है, दैट इज जू एंड लॉगी। जू का मतलब होता है एनिमल्स, या जैसे हम घूमने जाते हैं कहीं तो कहां जा रहे हो, जू जा रहे हैं, चिड़ियाघर जा रहे हैं, तो दैट इज जू, वही एनिमल्स। और स्टडी, लॉगी मतलब स्टडी, तो एनिमल्स की स्टडी दैट इज जूलॉजी। अगर हम बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी एक फिर वही चीज ग्रीक वर्ड है, हर साइंस का हर वर्ड ग्रीक से लिया गया है। बॉटनी भी एक ऐसे टर्म है जो ग्रीक से लिया गया है, और ग्रीक में जिसका मतलब होता है बोटेन, ठीक है। बोटेन का मतलब होता है ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब चरने वाले, ठीक है।
चरने वाले, ऐसी चीजें जिनको चरा जाए, जिनको चबाकर खाया जाए, दैट इज बोटेन। और ऐसी ही चीजें होती हैं प्लांट्स, ऐसी क्या चीजें होती हैं, दैट इज प्लांट्स। तो हम लोग बॉटनी में सिंपल कह सकते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स, दैट इज बॉटनी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निकली। अगर हम देखें तो बॉटनी इज फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी का मतलब होता है, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स और लॉगी मतलब, इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज द फाइटोलॉजी। ठीक है, फाइटोलॉजी, फाइटो का मतलब, फिर इस चीज को डिवाइड कर दो तो फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। कहीं भी बच्चों, ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आज जहां बता रहा हूँ वहीं ये टर्म ऐसा है, ये पूरे साइंस में कहीं भी अगर फाइटो लिखा है तो उसका मतलब प्लांट्स होगा, पूरे साइंस में कहीं भी लॉगी लिखा है तो उसका मतलब होगा स्टडी, उस चीज की स्टडी जिसके, जो इसके आगे लिखा हुआ है। फाइटोलॉजी यानी कि प्लांट्स की स्टडी, जूलॉजी यानी कि एनिमल्स की स्टडी, बायोलॉजी यानी लिविंग थिंग्स की स्टडी। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थियोफ्रेस्टस। अभी हमने बात करी एरिस्टोटल की, अब हम बात करते हैं थियोफ्रेस्टस। तो जो ये बॉटनी शब्द है ये दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये टर्म दिया था इन्होंने थियोफ्रेस्टस ने। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी, इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल, यानी कि जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं, और वो टर्म दिया था जूलॉजी या बायोलॉजी एरिस्टोटल ने। और अगर हम थोड़ी सी एरिस्टोटल के बारे में बात कर लें तो एरिस्टोटल क्या थे, ग्रीक नेचुरलिस्ट। उसमें ज्यादा नोट करने वाली चीजें नहीं है, बस ऐसा सुन लीजिए कि एरिस्टोटल जो थे वो ग्रीक नेचुरलिस्ट थे। उनकी बात हमने करी 384 से 322 बीसी, उस समय पे इनका कार्यकाल था, और ये फादर ऑफ जूलॉजी। अब इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आपको नोट करनी है, ये जूलॉजी हम लोग बात कर रहे हैं एरिस्टोटल के बारे में, और जो मेन चीज है जो आपको लिखना है वो लिखनी है इनकी बुक, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। और इनकी बुक जो है वो है हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, ये इनकी बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नाम कभी कभी पूछ दिया जाता है कि एरिस्टोटल ने कौन सी बुक लिखी थी, तो दैट इज द हिस्टोरिया एनिमेलियम। वहीं अगर थियोफ्रेस्टस की बात करें, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इनने कोई बुक नहीं लिखी, इनने भी बुक लिखी। इनने कौन सी बुक लिखी, तो इन्होंने प्लांट्स के बारे में बुक लिखी थी, और इनकी जो बुक थी प्लांट्स के बारे में थी, तो उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो बुक है वो ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुरानी, अगर बॉटनी की सबसे पहली किताब के बारे में हम बात करें तो वो यही है, दैट इज द हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं ये थोड़ा सा बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन था कि बायोलॉजी टर्म कहाँ से आया, किसने दिया, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, हमने बात करी अरस्तु हैं। बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया, एक जूलॉजी में, एक बॉटनी में। जूलॉजी जो था वो अरस्तु ने दिया था, वो फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं उन्हीं को। और जो दूसरे थे वो बॉटनी जिन्होंने दिया, उन्हें हम लोग, उनका साइंटिस्ट का नाम है थियोफ्रेस्टस। दोनों की बुक की हमने बात करी, तो एक में अगर हम उसकी बुक की बात करें तो जूलॉजी में अरस्तु ने जो पुस्तक लिखी वो थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। दूसरी हमने जो बात करी थियोफ्रेस्टस की वो थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। दोनों की हमने बात कर ली। अब आगे थोड़ी सी और बात करते हैं कि हम लोग पहला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर है द लिविंग वर्ड। और लिविंग वर्ड को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चीजें हैं जो आपको बता दूं
कि लिविंग वर्ड्स में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो एक्चुअली में क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, बात करते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन कुछ नहीं होता है, क्लासिफिकेशन इज जस्ट लाइक क्लासिफाई, ठीक है। तो यानी कि हम किस चीज को किस हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। अब हम लोग प्लांट्स को भी क्लासिफाई करते हैं, हम लोग एनिमल्स को भी क्लासिफाई करते हैं, दोनों का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। और जब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन, या सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि क्लासिफिकेशन कुछ नहीं होता है, चीजों को अपने अनुसार अरेंज कर लेना, अपनी सुविधा अनुसार किसी चीज को अरेंज कर लेना। जैसे होता है ना कि हम लोग किताबें अपनी इधर बायो की रख देते हैं, इधर फिजिक्स की रख देते हैं, इधर केमिस्ट्री की रख देते हैं, ये कपड़े कई बार अलग रख देते हैं कि छोटे भाई बहनों के अलग, मम्मी के अलग, पापा के अलग। तो जिस तरह से इन चीजों को अपनी सुविधा अनुसार अरेंज किया जाता है, ऐसे ही हमने प्लांट्स को और एनिमल्स को अपनी सुविधा अनुसार अरेंज कर लिया है, एंड दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। फिर हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी लैमार्क की बात कर लेते हैं। अब साइंस का नाम है, बायोलॉजी का नाम है और लैमार्क का नाम है। अब आपके दिमाग में एक और आया होगा, दैट इज डार्विन, ठीक है, हम लोग डार्विन की भी बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल डार्विन, ठीक है, हम लोग बात करते हैं डार्विन की, ठीक है। पहले हम लोग लैमार्क की बात करते हैं, फिर डार्विन की बात करेंगे, ठीक है। तो लैमार्क की जब हम लोग बात करते हैं तो लैमार्क का आपने नाम सुना होगा 9th-10th में। लैमार्क एक्चुअली में कुछ नहीं था, छोटे से साइंटिस्ट नहीं कह सकते, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और लैमार्क ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज दी थी, वो ये दी थी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो इनका मेन चीज है जो काम आया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। हालांकि ये चीज बाद में गलत साबित हो गई, लेकिन फिर भी ये चीज उन्होंने बहुत अच्छी दी थी। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब आगे बढ़ता है तो उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स के होते हैं, दैट इज द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। आगे आगे जैसे चीजें इनहेरिट होती जाती हैं तो कुछ कैरेक्टर एक्वायर होते हैं अपने पेरेंट्स से प्रोजनी में, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये लैमार्क का बहुत अच्छी चीज थी जो उन्होंने बताई, हालांकि इसे किसी कुछ चीजों में गलत साबित कर दिया गया, उसकी ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे। फिर हम आगे बात करते हैं, बायोलॉजी में आ जाते हैं अपना। लैमार्क ने कुछ चीजें बताई थी कि बायो का क्या मतलब होता है। सबसे पहले बायोलॉजी का वर्ड यूज भी उसी ने किया, कहाँ से किया ये सब चीजें ज्यादा नहीं जानेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजी एक्चुअली में साइंस ऑफ एक्सेप्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बायोलॉजी एक्चुअली में बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक। जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो बहुत सारे रूल आपको सिखाए जाएंगे, फिर छोटा सा एक स्टार बना दिया जाएगा और वहां पे लिख दिया जाएगा कि एक्सेप्शन। ऐसे ही बायोलॉजी भी है। बायोलॉजी कोई ऐसी चीज नहीं है कि यार ये चीज हो गया तो यही रहेगा, नहीं। बायोलॉजी एक इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन क्या होता है कि कोई रिजल्ट नहीं है किसी चीज का, कोई चीज शुरू हुआ था तो यहाँ खत्म नहीं हुआ। बायोलॉजी भी बिल्कुल वैसे ही है कि कुछ चीजें आज हैं, जरूरी नहीं ये कल भी रहेंगी, ये चीजें बदलती रहेंगी। और इसका सबसे बड़ा चीज आज हमारे साथ हुआ है कि हमने अपने आप को बहुत ज्यादा सोच लिया था कि हम इवॉल्व हो गए, हम हर चीज पे राज कर सकते हैं, हम शेर को भी पकड़ सकते हैं, हम हाथी को भी पकड़ सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज ने पूरा बदल कर रख दिया दुनिया को। एक वायरस ने हिलाकर रख दिया पूरे संसार को कि हम लोग कोई भी चीज नहीं काबू कर सकते। हालांकि जीतेंगे हम ही, मनुष्य में ऐसा पाया जाता है कि वो बहुत जिद्दी किस्म का होता है, प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी हों, थोड़ा दिक्कत होगी लेकिन वो उसे जीत लेगा। तो वैसे ही है बायोलॉजी भी। क्या होता है कि ये साइंस होती है एक एक्सेप्शन की। किसी साइंटिस्ट ने कुछ कहा, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सच हो, अगला आएगा हो सकता है उसे गलत कर दे। अभी तक हम मानते रहे कि यार ये पृथ्वी गोल है, गोल है, हो सकता है कल वो कोई और साइंटिस्ट ये कह दे कि नहीं ये गोल नहीं है, ये तो स्क्वायर है, ये चौकोर है, हो सकता है उसके पास कुछ ऐसे प्रूफ हो, तो ये सिद्धांत गलत हो जाएगा। तो बायोलॉजी भी ऐसी बहुत सारी चीज है कि बहुत सारी चीजें हम जानते हैं लेकिन पता नहीं कल क्या आ जाए और इस चीज को गलत ठहरा दिया जाए। तो बायोलॉजी को हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। ये एक ऐसी नॉर्मल सी लाइन है, याद रखिएगा, सुन लीजिए। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। बायोलॉजी क्या है? एक साइंस है एक्सेप्शन की। फिर कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, सुन लीजिए। थॉमस हेनरी हक्सले यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी
विलियम रॉक्सबर्ग, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। ये सिर्फ नाम है, सुन लीजिए, घबराइए नहीं, कोई चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस नाम याद रखना है। याद रहे भी तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद रहे तो भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बस आप सुन लीजिए कि विलियम रॉक्सबर्ग। इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। ठीक है, इंडियन बॉटनी के फादर जो हैं वो हैं विलियम रॉक्सबर्ग। ये सिर्फ नाम है, दिमाग में डाल लीजिए, बाकी याद करें ना करें दोनों ही अच्छे हैं। फिर कुछ और चीज बात करते हैं। बायोलॉजी आज इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो कोई भी बातें कहीं से भी उठ करके कहीं से भी कहीं जा सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो खुद ब खुद एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और एक शेड्यूल वाइज चलेंगे। अब अगला चीज हम लोग बात करते हैं, बायोलॉजी में ही बात करेंगे। एक्चुअली बायोलॉजी में एक बहुत बड़ी चीज होती है कि साइंस को पढ़ करके क्या फायदे और क्या नुकसान है। फायदा बहुत बड़ा है कि आगे जाकर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आप बाकी चीजों में नहीं कर सकते। ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वक्त के साथ धीरे धीरे हम लोग शेयर करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं सुश्रुत के बारे में। ये कौन हो सकता है आपने पहली बार नाम सुना हो सकता है कुछ लोगों ने सुन रखा हो। एक्चुअली BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जब हम लोग आयुर्वेदिक की बात करते हैं तो इनका नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है, हालांकि लिया सब जगह जाता है, लेकिन इनका जो मेन योगदान है, इनके बारे में जो पढ़ाया जाता है वो आयुर्वेद में ज्यादा पढ़ाया जाता है। एक्चुअली बच्चों ये जो है सुश्रुत, उनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ सर्जरी। हम लोगों को लगता है कि अमेरिका या बाकी और देश हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन ये बात आपको शायद नहीं पता होगी कि जो सबसे पहली सर्जरी हुई थी वो हमारे भारत में हुई थी, और वो की गई थी सुश्रुत के द्वारा। तो इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी। आप लोग सोचते होंगे बहुत बड़े बड़े सर्जन हैं वो अमेरिका में ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सबसे पहले सर्जन थे वो हमारे भारत के हैं, जिनका नाम है सुश्रुत। ये आयुर्वेदिक में पढ़ाया जाता है, अपने बायोलॉजी में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए नाम के लिए डिस्कस कर देता हूँ, ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। आगे अगर आपका मन हो BAMS करने का तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की, और एक चीज जो टर्म है बायोलॉजी में आएगा, दैट इज द सेरेंडिपिटी। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब क्या होता है कि कई बार साइंटिस्ट ढूंढ कुछ और रहे होते हैं, मिल कुछ और जाता है। दैट कंडीशन इज सेरेंडिपिटी, यानी कि हम जा तो कहीं और रहे थे, पहुंच कहीं और गए, ढूंढ किसी और को रहे थे, मिल कोई और गया, यानी कि चांस डिस्कवरी। मतलब अचानक से कोई चीज मिल जाए, दैट इज नोन एज द सेरेंडिपिटी। ये चीज आप बात करेंगे जब पेनिसिलिन की हम लोग बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर की क्लास 12th में, तब हम लोग पढ़ेंगे पेनिसिलिन, एक एंटीबायोटिक है, बहुत जानी मानी, नाम सुन रखा होगा आपने। वो भी यही चीज है, सेरेंडिपिटी। ढूंढ कुछ और रहे थे, एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे, मिल कुछ और गया, और जो मिला उसने पूरी दुनिया बदल दी। आज सभी लोग जानते हैं पेनिसिलिन के बारे में, दर्द निवारक होती है, एंटीबायोटिक होती है, सभी जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो वो एक्चुअली में सेरेंडिपिटी का ही रीजन है, वो एक चांस डिस्कवरी ही है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये अगर बात करें ये टर्म किसने दिया था, तो ये टर्म दिया था हॉरेस वॉलपोल। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें वैसे कोई जरूरी नहीं है, वॉलपोल, ठीक है, हॉरेस वॉलपोल। नेक्स्ट बात करते हैं, लुईस पास्चर सेड दैट चांस फेवर द ट्रेन्ड माइंड। लुईस पास्चर का एक क्वेट है कि चांस फेवर द ट्रेन्ड माइंड। आपने सुना होगा कि जो लोग मेहनत करते हैं किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है। ये लाइन बिल्कुल वैसी ही है कि चांस फेवर द ट्रेन्ड माइंड। जिसने अपने माइंड को बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रखा है
किस्मत भी उसी को मिलती है, चांस जो होती हैं वो भी उन्हीं के हाथ लगता है। तो ये एक छोटा सा वर्ड है जो लुइस पास्चल ने कहा था, बस सुन लीजिए। फिर इंपॉर्टेंट सी चीज है जो आप लोग पढ़ेंगे बायों में, उस चीज के बारे में हम जानकारी लेते हैं। और वैसे भी ये चीज जानकारी में होनी चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल जो देश की रीजन है, जो देश में हालात हैं, उन चीजों में इस चीज का बहुत नाम आएगा। पहली चीज है एंडेमिक, ये आपने सुना होगा, ये बीमारी एंडेमिक हो गई है। फिर कई जगह आएगा एपिडेमिक, ठीक है। फिर लास्ट में आएगा पैंडेमिक। तो इनका मतलब क्या होता है? एंडेमिक का मतलब होता है, अब ये एंडेमिक, ये नाम एक स्थानीय, किसी भी जगह किसी पर्टिकुलर स्थान में कोई चीज पाई जाए, सिर्फ वही है तो वही है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया में ही है। कोई बीमारी है तो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे ही है, तो उसको हम लोग कहेंगे एंडेमिक है। यानी किसी एक निश्चित स्थान पर, निश्चित स्थान में अगर कोई चीज पाई जाए तो उसको हम लोग कहते हैं एंडेमिक, ठीक है। वहीं अगर पूरी उस कंट्री में पाई जाए, यानी अब सिर्फ हम बात नहीं कर रहे कि किसी एक पर्टिकुलर जगह में, अब हम बात कर रहे हैं कि उस पूरे कंट्री में, यानी कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया के किसी जंगल में पाए जाते हैं तो हमने कहा एंडेमिक। लेकिन अगर पूरे ऑस्ट्रेलिया में कोई चीज पाई जाए तो दैट इज द एपिडेमिक, यानी कि पूरे कंट्री आ जाए, पूरे कंट्री में, तो दैट इज एपिडेमिक। पहले अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, वेल नोन है, सिर्फ कहां से उठा? वुहान, एंडेमिक था। फिर कहां कहां फैल गया? पूरे चाइना में, दैट इज द एपिडेमिक। अब आज उसकी कंडीशन क्या है? पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, दैट इज द पैंडेमिक, ठीक है। अब इसने पूरे वर्ल्ड को घेर लिया, दैट कंडीशन इज पैंडेमिक, यानी कि पूरा का पूरा वर्ल्ड आ जाए, पूरा पूरा वर्ल्ड आ गया जिस चीज में, तो अब हम क्या कहते हैं? कोरोना वायरस कैसी चीज है? दैट इज पैंडेमिक। अगर हम बात करें तो ये कोरोना वायरस आज इसकी स्थिति पैंडेमिक हो चुकी है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे और चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। सो एंजॉय करते रहें और पढ़ते रहें, और प्लीज़ जो चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे बताने के लिए। सो थैंक यू, पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें।